हिस्ट्री ऑफ स्पेस वॉर। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में आगे निकलने की होड़ लगी है। जमीन से लेकर पानी और पानी से लेकर आसमान तक सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। अब ये आगे निकलने की होड़ स्पेस तक पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, स्पेस तक पहुंचने की ये रेस नई नहीं है। ये रेस बहुत पहले से चलती आ रही है। साल 1955 और 1975 के बीच दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बीच स्पेस तक पहुंचने की ये रेस शुरू हुई थी, जिसे वर्ल्ड ने स्पेस रेस या स्टार वॉर के नाम से जाना। आज की इस वीडियो में इसी स्पेस रेस की बात करेंगे, जो वर्ल्ड सुपर पावर्स यूएस और यूएसएसआर के बीच हुई थी। हम देखेंगे कि स्पेस रेस की शुरुआत किसने की थी, स्पेस रेस के दौरान कौन कौन से मिशंस देखने को मिले और इस स्पेस रेस में आखिर जीता कौन, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इस स्पेस रेस का दुनिया पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ स्पेस रेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूएस और यूएसएसआर दुनिया की दो सुपर पावर्स के रूप में उभरते हैं और इनके बीच शुरू होता है कोल्ड वॉर का सिलसिला। इस दौरान इनके बीच एक दूसरे से आगे निकलने और खुद को ज्यादा ताकतवर देश दिखाने की एक अनोखी रेस शुरू हो जाती है, और इसी रेस का एक रूप नजर आता है स्पेस रेस के रूप में। स्पेस रेस कैसे शुरू हुई, इसकी तह तक जाने के लिए हमें साल 1930 में जाना होगा। दरअसल 1930 में नाज़ी जर्मनी के एक रिसर्चर ने ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया था, और इसी दशक में जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर्स ने लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट्स का एक्सपेरिमेंट कर लिया था। इसके बाद जर्मन आर्मी की बैलिस्टिक्स और म्यूनिशंस ब्रांच के हेड लेफ्टिनेंट कर्नल कार्ल एमिल बेकर ने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई, जिसमें वॉल्टर डॉर्नबर्गर और लियो ज़ैंसमन नाम के दो इंजीनियर्स को शामिल किया गया। इस टीम का मकसद आर्टिलरी के रूप में रॉकेट के इस्तेमाल पर एक्सपेरिमेंट करना था। साल 1932 में बेकर एंड डॉर्नबर्गर एक और इंजीनियर को अपनी इस टीम में ऐड करते हैं, जिनका नाम था वर्नर वॉन ब्राउन। दोस्तों, वर्नर वॉन ब्राउन ने ही रॉकेट के साथ आउटर स्पेस को जीतने के सपने देखे थे। इन्हें फादर ऑफ स्पेस ट्रैवल भी कहा जाता है। खैर, इससे पहले कि ये अपने सपने पर काम शुरू करते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। वॉर के खत्म होने पर ये अपने सपनों को साकार करना चाहते थे, लेकिन युद्ध में जर्मनी की हार के बाद यूएस और यूएसएसआर की साइंटिफिक इंटेलिजेंस टीम्स ने जर्मनी के रॉकेट्स और उनके डिजाइन्स चुरा लिए। ऐसा ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत किया गया था, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा यूएस को हुआ। यूएस ने जर्मनी के एरोस्पेस इंजीनियर वर्नर वॉन ब्राउन के साथ साथ और भी कई इंजीनियर्स को अपने कब्जे में ले लिया था। यूएस ने इन्हीं इंजीनियर्स की हेल्प से अपने मिसाइल और स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स को शुरू किया था। उसने जर्मनी के इंजीनियर्स द्वारा बनाए हुए V2 रॉकेट पर भी अपना कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ ईस्टर्न जर्मनी पर यूएसएसआर का कब्जा हो चुका था, जिसमें पीनेमुंडा का रॉकेट सेंटर भी शामिल था। इस रॉकेट सेंटर को देखने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्टालिन ने सोवियत यूनियन के सबसे बेस्ट रॉकेट इंजीनियर्स को वहां भेजा था। इन्हें लीड कर रहे थे सर्गेई कोरोलेव। आपको बता दें कि कोरोलेव को 1938 में जोसेफ स्टालिन के ग्रेट पर्ज के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था और 6 साल तक इन्हें जेल में रखा गया। लेकिन वॉर के बाद ये यूएसएसआर के चीफ रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर बने। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा गया और उन्हें पब्लिकली सिर्फ द चीफ डिजाइनर के तौर पर पहचान मिली। खैर, रॉकेट सेंटर के निरीक्षण के बाद जर्मन रॉकेट स्पेशलिस्ट्स को यूएसएसआर द्वारा मॉस्को शिफ्ट कर दिया गया। उनका सोवियत मिसाइल डिजाइन प्रोग्राम में प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसल्टेंट्स की तरह इस्तेमाल किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने V2 नाम के जर्मन रॉकेट का सोवियत वर्जन R1 तैयार किया। इसके लिए कोरोलेव द्वारा रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यूएस भी यहां पीछे नहीं था। उसने भी जर्मन टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपने खुद के वर्जन R2 रॉकेट को बना लिया था। इसी बीच 29 जुलाई 1955 को यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर के प्रेस सेक्रेटरी ने अनाउंसमेंट कर दी कि यूएस का इरादा है कि वो 1 जुलाई 1957 से 31 दिसंबर 1958 के बीच स्मॉल अर्थ सर्कलिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। यूएस द्वारा किए गए इस अनाउंसमेंट के बाद यूएसएसआर स्पेस रेस को लेकर और ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो स्पेस रेस में आगे निकलने के लिए और यूएस को हराने के लिए अपने रॉकेट प्रोग्राम में तेजी लाता है, और 1 महीने के अंदर ही यूएसएसआर एक सैटेलाइट बना लेता है। सैटेलाइट का नाम होता है स्पुतनिक 1।
इससे पहले रशिया ने 1957 में ही R7 नाम का रॉकेट डिवेलप कर लिया था, जो वर्ल्ड की सबसे पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। यूएसएसआर 4 अक्टूबर 1957 को मिसाइल लॉन्च करता है और स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली ऑर्बिट में एस्टैब्लिश कर देता है। दोस्तों, ये था दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट और यहीं से यानी 4 अक्टूबर 1957 से यूएस और यूएसएसआर के बीच असली स्पेस रेस शुरू हो जाती है। स्पुतनिक 1 की कामयाबी के 2 महीने बाद ही यूएसएसआर स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर देता है, जिसके थ्रू लाइका नाम के डॉग को स्पेस में भेजा जाता है और यह दुनिया का फर्स्ट एनिमल इन स्पेस बन जाता है। इसके बाद आता है स्पुतनिक 3। मई 1958 को यूएसएसआर स्पुतनिक 3 को लॉन्च करता है। इसका वेट लगभग 3000 पाउंड्स था। अपने सफल स्पेस प्रोब को जारी रखते हुए 1959 में सोवियत यूनियन का ल्यूनिक 3 स्पेसक्राफ्ट मून के डार्क यानी फार साइड की फोटो सेंड करता है। यह स्पेस की फील्ड में यूएसएसआर की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। इस तरह यूएसएसआर के एक के बाद एक सफल स्पेस मिशंस को देखकर अमेरिका कैसे शांत बैठा रह सकता था? तो आइए देखते हैं यूएस ने इसका जवाब कैसे दिया। फॉर्मेशन ऑफ नासा। अमेरिका के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होता है कि किस तरह रशिया अपने मिशंस को लॉन्च कर रहा है और सक्सेस को छू रहा है। स्पुतनिक 1 की सक्सेस के बाद उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कहने पर यूएस जल्दबाजी में रॉकेट तैयार करता है और 6 दिसंबर 1957 को लॉन्च करने के लिए उसे लॉन्च पैड पर रखता है। बता दें कि उसका नाम वैनगार्ड TV-3 होता है। लेकिन जब रॉकेट को लॉन्च करने का टाइम आता है तो रॉकेट लॉन्च होने की जगह वहीं जलने लगता है। जल्दबाजी में किया गया यूएस का यह स्पेस प्रोग्राम फेल हो जाता है। इस फेलियर के बाद दुनिया भर की मीडिया द्वारा यूएस प्रेसिडेंट का मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन फेलियर से सबक लेते हुए यूएस 1 अक्टूबर 1958 को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करता है। इस वक्त इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो था दुनिया भर में खोई हुई इज्जत को एक बार फिर से वापस पाना। नासा एक खास मिशन पर काम करती है जिसका मकसद था स्पेस में इंसानों को भेजना। इसके लिए यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी खुद अपनी देखरेख में तैयारी करते हैं। एयरफोर्स से बेस्ट पायलट्स को चुना जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन नासा का स्पेस में फर्स्ट ह्यूमन को भेजने का यह सपना ही रह जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत यूनियन अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती है जिसका नाम होता है वोस्टॉक 1। इस स्पेसक्राफ्ट की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें एक इंसान को स्पेस भेजा जाता है और उस इंसान का नाम होता है यूरी गगारिन। इसके साथ ही यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं। यूएसएसआर के इस स्पेसक्राफ्ट ने 108 मिनट में अर्थ का एक चक्कर भी लगाया था और इस तरह एक बार फिर सोवियत यूनियन ने यूएस को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि अमेरिका बहुत पीछे नहीं था। उन्होंने 1 महीने बाद ही यानी मई में एलन शेपर्ड नाम के एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा। एलन पहले अमेरिकन थे जो स्पेस में गए और इन्होंने सब ऑर्बिटल फ्लाइट का संचालन किया। यूएस के इस कारनामे से यह तो साबित हो गया था कि स्पेस में सिर्फ सोवियत यूनियन का कब्जा नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स भी स्पेस तक पहुंच रखता है। आगे देखते हैं कि यह स्पेस रेस कैसे इंटेंसिफाई होती है और आखिर में इसका विनर कौन बनता है। द रेस इंटेंसिफाइज एंड द विनर इज। इसी रेस में सोवियत एक बार फिर से अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजता है, जो 25 घंटे के अंदर ही अर्थ के 16 चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर सेफली लैंड कर जाता है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स भी अपनी पहली कामयाबी के बाद कहां रुकने वाला था। वो अगले साल फरवरी 1962 में अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजता है, जो अर्थ का एक चक्कर लगाकर सेफली लैंड करता है। इस स्पेसक्राफ्ट में एक एस्ट्रोनॉट भी होते हैं। उनका नाम था जॉन ग्लेन। जॉन ग्लेन पहले अमेरिकन थे जिन्होंने अर्थ की ऑर्बिट में एंट्री की थी। इतना सब करने के बाद भी अमेरिका कहीं ना कहीं अभी सोवियत से पीछे ही था, क्योंकि यूएस जो भी कर रहा था सोवियत वो पहले ही कर चुका था। ऐसे में इस स्पेस रेस को जीतने के लिए यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ने 12 सितंबर 1962 को एक अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें कहा गया कि उनका मिशन इंसानों को चांद पर यानी मून पर भेजना है और वो ये काम इसी दशक में करके दिखाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपोलो प्रोग्राम को अनाउंस किया।
सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स की तरह कोई अनाउंसमेंट नहीं करती थी। वो अपने प्रोग्राम सीक्रेट तरीके से कर रही थी और 1963 से लेकर 1965 तक उसने कई तरह के नए नए मिशंस को पूरा किया, जैसे स्पेस में पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट को भेजना। इनका नाम था वैलेंटीना तेरेश्कोवा। 16 जून 1963 को वैलेंटीना को स्पेसक्राफ्ट वोस्टॉक 6 पर एक सोलो मिशन पर लॉन्च किया गया था। यह स्पेस में भेजे गए पहले ह्यूमन यूरी गगारिन के 2 साल बाद हुआ था। इसके बाद यूएसएसआर ने 3 क्रू वाला स्पेसक्राफ्ट भी स्पेस में भेजा। इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे मिशंस भेजे गए। इधर यूएस का नासा भी अपने मिशन पर लगा हुआ था। वो कई ऐसे प्रोग्राम्स चला रहा था जो उनके अपोलो मिशन में हेल्प करने वाले थे, जैसे स्वेयर प्रोग्राम। इसके तहत अमेरिका ने चांद की सतह पर 7 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स लैंड किए थे, जिसमें से 2 स्पेसक्राफ्ट्स क्रैश भी हो गए, लेकिन 5 सक्सेसफुली लैंड कर गए। यूएस को अंदर ही अंदर ये डर भी सता रहा था कि कहीं सोवियत यूनियन उनसे पहले मून मिशन को कंप्लीट न कर ले, क्योंकि अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स ने एक ऐसी इमेज कैप्चर की थी जिससे यह पता लगा था कि सोवियत यूनियन के लॉन्च पैड पर एक बहुत बड़ा रॉकेट खड़ा हुआ है। यूएस ने अंदाजा लगाया कि शायद उसे मून मिशन के लिए तैयार किया गया है, लेकिन कुछ समय बाद ही वहां से स्मोक और फायर की इमेज आई, जिससे आगे यह अंदाजा लगाया गया कि मिशन फेल हो गया है। यूएस के पास यहां पर अब पूरा चांस था कि वो मून मिशन में बाजी मार ले। फाइनली यूएस के लिए वो बड़ा दिन आ जाता है। यूएस 16 जुलाई 1969 को मून मिशन के तहत अपना पहला अपोलो 11 नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है और फाइनली 20 जुलाई 1969 को यह स्पेसक्राफ्ट मून पर अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग करता है और इसी के साथ मून पर पहली बार कोई इंसान पहुंच जाता है। जी हां, नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह एक ऐतिहासिक दिन था जिसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। इसके बाद अपोलो 11 24 जुलाई 1969 को धरती पर वापस सेफली लौट भी आया। दोस्तों, अक्सर इस मिशन पर सवाल भी उठाए जाते हैं कि क्या सच में अमेरिका ने ऐसा किया था या यह धरती पर रहकर ही एक नाटक किया गया था। यह एक डिबेट का मुद्दा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। खैर, अपने इस अपोलो मिशन से यूएस ने सोवियत यूनियन को हरा दिया था। उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया था जो किसी ने नहीं किया था। उन्होंने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया था कि उनके आगे कोई नहीं है। इसके बाद अमेरिका और भी कई प्रोग्राम्स लॉन्च करता है। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12, अपोलो 13 कुछ कारणों से फेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 सक्सेसफुल मिशंस रहते हैं। वहीं सोवियत यूनियन मून मिशन में फेल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और लगातार छोटे मिशंस को अंजाम देते रहते हैं। इसी के तहत सोवियत यूनियन 1971 में वेनेरा 7 नाम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करता है। यह प्लैनेट वीनस पर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट होता है जो धरती के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलकर किसी और प्लैनेट पर लैंड करता है। शायद आपको ना पता हो, सोवियत यूनियन भले ही मून मिशन में फेल हो गया हो, लेकिन स्पेस में पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 को 1971 में सोवियत यूनियन ने ही बनाया। वहीं अगर मार्स पर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग की बात करें तो 1971 में मार्स 3 को सोवियत यूनियन ने ही लॉन्च किया था। लेकिन इन सब के बावजूद बात की जाए स्पेस रेस की, तो सोवियत यूनियन इस रेस में हार चुका होता है। दुनिया की नजरों में इस स्पेस रेस का विनर यूएस बन जाता है। हालांकि स्पेस मिशन के नंबर्स के बेसिस पर देखा जाए तो सोवियत यूनियन ने ही ज्यादा मिशंस भेजे थे, लेकिन यूएस की मून लैंडिंग ने उसे इस रेस का विजेता बना दिया था। इस स्पेस रेस की कहानी सुनने पर मन में एक सवाल यह आता है कि इसका दुनिया पर कितना इफेक्ट पड़ा। तो आइए जानते हैं स्पेस रेस के इफेक्ट्स ऑफ द स्पेस रेस। दोस्तों, इस स्पेस रेस का एक नतीजा यह हुआ कि इसने डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी के यूज को एडवांस किया। वायरलेस हेडफोन्स, एलईडी लाइट्स, फ्रोजन फूड, मेमोरी फोम, वाटर प्योरीफायर जैसी डेली लाइफ प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन पहली बार स्पेस रेस के दौरान ही हुआ। वहीं स्पेस टेक्नोलॉजी ने मेडिकल इक्विपमेंट में चेंजेस लाने में भी हेल्प की, जैसे कि इंफ्रारेड एयर थर्मोमीटर, सीटी स्कैन, रेडियोग्राफी, एक्सरे मशीन एटसेट्रा इसी समय इन्वेंट की गई।
इसके अलावा रनवे पर यूज होने वाला एंटी आइसिंग सिस्टम और सेफ्टी ग्रूविंग सिस्टम को सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट के लिए ही डेवलप किया गया था। इसके अलावा फायर अलार्म में यूज होने वाला स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर को 1970 में नासा ने स्पेसक्राफ्ट के लिए ही बनाया था। यानी कि स्पेस रेस के दौरान डेवलप हुई टेक्नोलॉजीज ने आगे चलकर लोगों की डेली लाइफ को इंप्रूव किया और बहुत सारे नए इन्वेंशंस को प्रोपेल किया। एक तरह से इसने वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। कंक्लूजन दोस्तों, जहां एक तरफ इस स्पेस रेस से दुनिया को नई टेक्नोलॉजी मिली, तो वहीं कुछ ऐसा भी हुआ था जिससे दुनिया को सीख लेने की जरूरत थी। दरअसल इस रेस में दोनों देश अंधाधुंध पैसा खर्च किए जा रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए भारी नुकसान से दुनिया को निकालने की जगह इन देशों ने ऐसी रेस शुरू कर दी जिसकी उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी। देखा जाए तो एक दूसरे से आगे निकलने की ये रेस आज भी जारी है। आज भी ताकतवर देश इस रेस में दौड़ रहे हैं। अब उनकी ये रेस ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद है या फिजूल, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।